अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर तनकीद और क़यास आराइयाँ बिला जवाज़ हैं। मुल्क की अस्करी क़यादत का दो टोक पैगाम। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स में कहा गया है कि अस्करी क़यादत कौम को दरपेश चैलेंजेस का बखूबी इदराक रखती है और अवाम के ताउन से अपनी आईनी हुदूद में रहते हुए एक पायदार हल के लिए कोशा है। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पाक फ़ौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस को नाकाम बनाने के लिए हमेशा तैयार रही है। चैलेंजेस के बावजूद पाक फ़ौज पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली में अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए जारी डिजिटल दहशत गर्दी को सियासी इदारों के खिलाफ साजिश करार देते हुए कहा है कि इसका मकसद झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के जरिए कौम में निफाक और मायूसी फैलाना है। फ़ौज और कौम इन साजिशों से न सिर्फ आगाह हैं बल्कि दुश्मन के मज़मूम मकासद को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म और मुत्तहद हैं। कोर कमांडर्स ने मुल्क में जारी समाजी और माशी तरक्की के लिए की जाने वाली हुकूमती कोशिशों की मुकम्मल तायीद की है। अस्करी क़यादत का विजन है लेकिन हुकूमत कुछ कन्फ्यूज नज़र आ रही है। अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत की अहम इत्तेहादी पीपल्स पार्टी ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत का ऐलान कर दिया है, लेकिन ये APC होगी कब, हुकूमत अब तक ये तय नहीं कर सकी है। एपेक्स कमेटी की जानिब से 13 रोज़ पहले 22 जून को ऑपरेशन की मंजूरी दी थी, जिसके बाद 27 जून को कैबिनेट ने इस फैसले की तौसीक की। लेकिन आज जब वज़ीर इत्तलात अता तारड़ से इस हवाले से सवाल हुआ तो वो कहते हैं कि APC पर मुशावरत जारी है, जैसे ही चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी तो सबके सामने लाएंगे। ऑपरेशन की खुलकर मुखालिफत करने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ने आज अडियाला जेल में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि मुल्क के लिए APC में शिरकत करेंगे जब तक अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर नहीं होते, TTP से नहीं जीत सकते। ऑपरेशन शुरू हुआ तो TTP वाले भाग कर अफगानिस्तान के अंदर चले जाएंगे। अफगान हुकूमत के साथ दिए बगैर 25 किलोमीटर तवील बॉर्डर पर यह जंग जीतना मुमकिन नहीं है। साथ ही उन्होंने जेल में भूख हड़ताल की धमकी भी दे डाली है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए उनका कहना था कि वकला से मुशावरत कर रहे हैं, अगर इंसाफ नहीं मिलता तो भूख हड़ताल कर देंगे। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं कि बानी PTI ने भूख हड़ताल की तो पार्टी क़यादत भी उनका साथ देगी। मुल्क भर में भूख हड़ताल कैंप्स लगाएंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, बजट के बाद महंगाई का तूफान गरीब को रौंदता चला जा रहा है। 2 रोज़ के हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में दूसरा बड़ा इजाफा कर दिया गया है। नेपरा ने एक बार फिर बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में ₹3.32 का इजाफा कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कीमत में इजाफा मई के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। कल ही कैबिनेट ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹5.72 फ़ी यूनिट के बड़े इजाफे की मंजूरी दी थी। महंगाई का ये आलम है कि पाकिस्तान में दूध यूरोप से भी ज़्यादा महंगा हो गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में दूध की कीमत ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नेदरलैंड, एम्स्टर्डम जैसी जगहों से भी ज़्यादा है, लेकिन हुकूमत को इसका इदराक नहीं है। महंगाई का खात्मा करने वालों ने अवाम को अब समझाया है कि महंगाई होती क्या है। एक और अहम खबर है, अहम शख्सियत के हवाले से आ रही है। 2022 में गाड़ी की टक्कर से शकील तनौली नामी शख्स का इंतकाल हो गया था, जिसकी फैमिली का इल्ज़ाम है कि वो गाड़ी एक मोअज़्ज़ज़ जज की बेटी चला रही थी, लेकिन अब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। मकतूल की फैमिली कुछ दिनों से इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रही थी। रेड जोन में जाने की कोशिश पर गिरफ्तारियां हुई तो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। IG इस्लामाबाद ने अदालत को बताया कि मुजाहिरीन इंसाफ न मिलने के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। IG ने तस्दीक की कि जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ गाड़ी एक हाजिर जज साहब की फैमिली के इस्तेमाल में थी। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि यह निज़ाम की नाकामी है। 2022 में मामला हुआ और अब 2024 में ये भी आधा गुजर चुका है। इन 14 रोज़ में चालान जमा होना होता है और अब पुलिस अब भी इन्वेस्टिगेशन ही कर रही है। अहम तरीन मामला है। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए प्रोग्राम के मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तैमूर झगड़ा साहब ज्वाइन करेंगे, राना एहसान अफजल साहब मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कोऑर्डिनेटर 2PM हैं ज्वाइन करेंगे, और इसके साथ साथ कादिर मंदुखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तीनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ। राना एहसान अफजल साहब, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से इत्तलात सामने आई है, ज़रा मैं इस पर आपसे सबसे पहले बात करना चाह रही हूँ। अज़्म इस्तेहकाम, इसके लिए इस पर जो तनकीद हो रही है, क़यास आराइयाँ हो रही हैं, उस पर तशवीश का इजहार किया गया है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में। APC बुलाने में सर ताख़ीर क्यों हो रही है? वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं कि फाइनलाइज हो जाएंगी चीज़ें तो फिर सामने ले आएंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, डेफिनेटली अगर APC बुलानी है तो ऐसे तो नहीं बुलानी कि उसमें कोई आए ना। हर जमात से रब्ता किया जाएगा, उनको दावत दी जाएगी, अगर किसी के कोई कंसर्न्स हुए वो दूर किए जाएंगे। सारी ये मामलात और किस तरीके से उसमें क्या चीज़ें डिस्कस होनी है, कैसे वो चलना है, ये चीज़ें तय हो जाएंगी तो APC बिल्कुल बुला ली जाएगी। देखें, इसमें कोई कन्फ्यूजन फैलाई गई है और उन हलकों की तरफ से फैलाई गई है जो चाहते ही नहीं है कि इस मुल्क में जो है सियासी इस्तेहकाम हो और माशी इस्तेहकाम है। उनको बहाना चाहिए, उनको मौका चाहिए है कि वो हर चीज़ का बतंगड़ बनाए और चीज़ों को मुश्किल की तरफ जो है वो लेके जाएं और मुल्क में अफरा तफरी का माहौल फैलाएं। देखें, बड़ी सिंपल सी बात है। आपके दोस्त जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, इधर काम तो दोनों तरफ से, एक आपकी इत्तेहादी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी तरफ से भी इजहार किया गया था, तशवीश था, लेकिन वो भी कह रहे हैं इसमें शिरकत करने का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज बानी का ही खुद उनका स्टेटमेंट सामने आ गया, वो भी इसमें शिरकत करने का इजहार कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों की तरफ से डेट तो आए, कोई कंफर्मेशन आए तो सही सामने। अब दूसरी बात ये कि सर, हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वहां पर बिलावल साहब बात कर रहे हैं कि अपने नुमाइंदे भेजेंगे, तो क्या आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट की जाएगी पीपल्स पार्टी से, बिलावल भुट्टो साहब से, कि वो खुद शिरकत करें इस APC में? नहीं, डेफिनेटली मेरे ख्याल से अगर पार्टीज़ के हेड उसमें शिरकत करेंगे और दीगर लीडरान भी कर लें तो उसका वज़न बढ़ेगा। बहरहाल ये तो हमारा काम है कि हम बिल्कुल दावत दें, सबसे रब्ता करें, सबको बताएं कि इसकी अहमियत क्या है और फिर देखें, फिर तो जमातों की मर्ज़ी है कि वो किसको भेजते हैं, किसको नहीं भेजते। और मुल्क के लिए अहम तरीन मसला सिक्योरिटी का है। अहम तरीन मसला ये है कि चाइनीज़ आपके जो दोस्त यहाँ काम कर रहे हैं उनको टारगेट किया जाता है कि पाकिस्तान में जो FDI है, जो इन्वेस्टमेंट है, उसको किसी तरीके से रोका जाए। तो इन साजिशों को अगर हमने दूर करना है तो मिल बैठ के दूर करना चाहिए, इसके लिए इकट्ठा होना चाहिए। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूं कि हर जमात के सरबराह ही आएंगे और अगर कोई डेजिग्नेटेड लीडर भी आते हैं तो देखते हैं, लेकिन जो हेड्स हैं पार्टी के, उनको जरूर आना चाहिए। बिल्कुल ठीक। मुझे तैमूर झगड़ा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कादिर मंदुखेल साहब, सर फरमाइएगा, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर तनकीद जो हो रही है उस पर तशवीश का इजहार किया है। पीपल्स पार्टी को भी ऑब्वियसली तहफ़्फ़ुज़ात है इस पे, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भी उनका इजहार किया जाएगा? पहले ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस तो बुला लेना, आपने खुद ही अपने इंट्रो में बताया कि हुकूमत अभी तक कंफ्यूज है। गो के वज़ीर आज़म साहब ने पहले ऐलान कर चुका था कि हम असम्बली में लाएंगे, अब असम्बली के बजाय वो APC में लाएंगे और APC कभी कोई तारीख तय नहीं है। तो मैं तो ये चाह रहा हूँ, और यकीनन जो कोर कमांडर का कॉन्फ्रेंस है इस हवाले से यकीनन मुल्क में जो दहशतगर्दी हो रही है, आप देख रहे एक नौजवान सेनेटर साहब और इनके साथी किस तरह बम ब्लास्ट में जो ना उनको शहीद किया गया है, और इस तरह आज भी पुलिस वाले शहीद हुए हैं और आए दिन ये सिलसिला जारी है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि अमन व अमान बेहतर नहीं है, लेकिन इसको मज़ीद इल्तवा का शिकार बनाया बग़ैर वज़ीर आज़म साहब अपने ऐलान पर कायम होते हुए उनको असम्बली के फ़्लोर पे लाना चाहिए और असम्बली के फ़्लोर पे इसके ऊपर डिबेट करना चाहिए। जो आपने इशारा किया बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का, यकीनन उसने आज कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात बताई है। और चूँकि माजी में भी बलूचिस्तान में काफ़ी इसके हवाले से जो है ना वो जो तहफ़्फ़ुज़ात थे मुख्तलिफ़ कबाइल के हवाले से, तो उनको एतमाद में लिया जाएगा। और यकीनन जो कबाइल है मेरे भी आबाई इलाका वही है, ट्राइबल एरिया जो बलूचिस्तान है, तो यकीनन वहाँ पे सिक्योरिटी के जो सूरत हाल है वो अच्छे नहीं है। लेकिन जो लोकल कबाइली अमायदीन है उनको एतमाद में लेना चाहिए तो ज़्यादा कामयाब होगा ऑपरेशन। और बिलावल की कुछ अदम दिलचस्पी नजर आई जिसमें वो कह रहे हैं कि वो अपने नुमाइंदे भेजेंगे या वफ्द भेजेंगे। इतने अहम तरीन मामले पर मंदुखेल साहब बिलावल खुद शिरकत नहीं करेंगे? देखिए ना, अब ये तो शर्तें कोई न लगा ले कि बिलावल साहब ने शिरकत करनी है। जब बिलावल साहब कोई नुमाइंदा जाएगा तो समझ लो बिलावल साहब है, और वहाँ तो अभी फिर फैसला ही नहीं होगा, मतलब एक डिस्कशन होगा, और डिस्कशन भी एक आध घंटे में तो नहीं होगा। यकीनन हुकूमत उसके ऊपर जो सिक्योरिटी अदारे हैं वो ब्रीफिंग देंगे कि ऑपरेशन हमने किस तर्ज पे करना है, और उस पर कोई अगर इस तरह खदशात ना हो जो PTI खदशात जाहिर कर रही है, और अल्लाह करे कि हमारी तरफ से ना हो, लेकिन फिर उसके बाद मशावरत होगी। लेकिन मेरी तो ये चाह रहे कि वज़ीर आज़म को अपने ऐलान के मुताबिक कौमी असम्बली में इसको पेश करना चाहिए, तो वो ज़्यादा बेहतर था।
सही सही। तैमूर झगड़ा साहब, सर फरमाइएगा, कल तक आपकी पार्टी अज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन के हवाले से उसकी मुखालफत कर रही थी, हुकूमत के साथ बैठने से तो आप लोग ऑब्वियसली साफ इनकारी थे। आज बानी पीटीआई कहते हैं कि मुल्क के लिए, मुल्क की खातिर एपीसी में शिरकत करेंगे। आज ही हमारे सामने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया आता है जिसमें ऑपरेशन पर तनकीद और कयास आराइयों पर तशवीश का इजहार किया गया है। तो सर क्या इस हवाले से बानी पीटीआई के पास कोई पैगाम आया या क़यादत को कोई पैगाम पहुँचाया गया या उन तक कोई पैगाम पहुंचा कि जिसके बाद आपके मौक़िफ़ में, बानी के मौक़िफ़ में तब्दीली आई? नहीं, अगर आप इमरान खान को जानते हैं तो जो उनकी सेंसिटिविटी है ट्राइबल एरियाज के बारे में, जो उनकी बिलीफ, तो मुझे यकीन है कि उनका अभी भी 100% ये ख्याल है कि ऑपरेशन और गलत टाइप का जो ऑपरेशन है उससे नुकसान ही हो सकता है, लेकिन ताकि उसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, ताकि अगर वाकई कोई ऐसे सूरत हाल हो कि उसमें हुकूमत के पास कोई जो है वो एविडेंस हो, कोई जो मतलब ऐसे नैरेटिव हो कि उसके पीछे जो है वो मुल्क का खड़ा होना ज़रूरी हो, तो मेरे ख्याल में ये उनका बड़ा अच्छा फैसला, पहली बात। दूसरी बात, मैं राना एहसान साहब की बातें सुन रहा था और आपने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की भी बात की। विद द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट, पहले जहाँ तक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये की ख्याल है, मेरे ख्याल में पॉलिटिकल ओपिनियन को थोड़ा ज़्यादा वेट देना चाहिए। यहाँ पे तो 3 पार्टियों ने दिया है और तीनों पार्टियों का ताल्लुक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से है, यानी 2 JUI और ANP जो हैं उनकी तो ज़्यादातर सियासती खैबर पख्तूनख्वा की होती है, और जो PTI है, हम खैबर पख्तूनख्वा को अपना न्यूक्लियस समझते हैं। और आपने देखा है कि इन सूबाई इलेक्शंस में वो शदीद रिगिंग की कोशिशों के बावजूद भी 115 इलेक्टेड सीटों में से 93 सीटें, जो कि एक हिस्टोरिकल और प्रोबेबली अनरिपीटेबल हाई है, वो PTI को मिला है। तो मेरे ख्याल में जब एक मुल्क यही मौक़िफ़ आप अपना APC में भी रखेंगे? हम अपना मौक़िफ़ APC में रखेंगे, और मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा इससे बड़ा स्टेक होल्डर है। और अगर मैं आपको वफाकी हुकूमत की नॉन सीरियसनेस के बारे में बताऊं, तो यहाँ पे मुझे 2 मिनट चाहिए। मैं ये चैलेंज करता हूँ, उस दिन मैंने सुना शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ट्रिवियलाइज करके दोबारा से ये बात की कि इशू ये है कि हमने खैबर पख्तूनख्वा को 1% एक्स्ट्रा फंड्स दिए, उससे उसने CTD नहीं बनाया। पहले तो ये कि CTD का तो CTD ऑफिशियल से पूछ ले, आपका IG बैठा है। मैं रिक्वेस्ट कि IG साहब कल झगड़ा साहब जरा सर ये कंफर्म कर दीजिएगा, जो मुखालिफत आप अभी जो बात कर रहे हैं यही इसी तरह से जारी रहेगी, क्योंकि इत्तलात आ रही हैं हमारे पास, खबरें ऐसी आ रही हैं कि जल्द KP गवर्नमेंट भी इसके ऊपर अपनी रजामंदी का इजहार कर देगी। देखिए, जो डिसीजन कलेक्टिवली हो जाए उसमें किसी का फिर जो है वो नहीं होता। जब आप एक टीम के तौर पे काम करते हैं ना, तो फिर उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि आई हैवंट टॉक टू द KP गवर्नमेंट, मैं इसका जो है वो नहीं कह सकता। उसमें फिर आपके इंडिविजुअल या जो है वो पार्टी अगर APC में ज्यादातर जमातें इस बात पर मुत्तफिक हो जाती हैं कि ऑपरेशन बढ़ना चाहिए, आगे होना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी उसी तरफ होगी। पहली चीज तो ये कि एक प्रिंसिपल होता है, वो प्रिंसिपल ये इन पर्टिकुलर जब आप अपने एरिया में ऑपरेशंस करते हैं कि आपको एक कंसेंसस बिल्ड करना पड़ता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है, और मेरी तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग सजेशन होगी कि बगैर कंसेंसस के और एक्सपेरिमेंटेशन ना हो। ठीक है, ये पहली बात है, और इसका जो है वो पार्टी के स्टांस से कोई ताल्लुक भी नहीं है। दिस इज लॉजिक। सर इस पे ना एक सवाल, तैमूर साहब, इस पे एक सवाल और भी सर ये हो जाता है कि जब भी आपसे या आपकी पूरी क़यादत से या बानी से ये सवाल होता है कि हुकूमत के साथ बैठेंगे, तो आप लोगों की तरफ से जवाब मिलता है कि वो बेख्तियार है, उनके पास कोई इख्तियार ही नहीं है, उनसे जब बात होगी जब उनके पास इख्तियार होगा। अब आपकी तरफ से, बानी की तरफ से जब APC में बैठने की रजामंदी का इजहार किया गया है, तो क्या बाइख्तियार हो गई है हुकूमत आपकी नज़र में? वहां पे APC में पता चल जाएगा, लेकिन ये गिला भी आपका खत्म हो जाएगा कि हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। इख्तियार इनका है, बजट इनका था, तो ये बता दे। कह रहे हैं IMF का था, इमरान खान से इमरान खान की पार्टी नहीं मिलने दी जा रही। अगर राना एहसान साहब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं तो बता दें। यास्मीन राशिद को, आलिया हमजा को जो है वो बेल की हेयरिंग ही नहीं दी जा रही।
अगर इख्तियार इनके पास है वो बता दें। अगर इलेक्शन कमीशन एक फेयर इलेक्शन प्रोसेस के अगेंस्ट ही जो है वो कोर्ट में जाता है, इख्तियार इनके पास है तो ये बता दें। आई कैन गो ऑन एंड ऑन। आज हमने बरतानिया में इलेक्शन देखा है। आप अब जा रहे हैं एपीसी में बैठ रहे हैं, तो मैं तो सवाल आपसे कर रही हूँ ना, क्योंकि बारहा आप लोगों की तरफ से कहा जाता रहा है कि बेख्तियार हुकूमत है। बिल्कुल ठीक सर, आपको मौका आ गया इस पे। राणा साहब जरा ये फरमाइएगा सर। जी ठीक सर, मुझे इजाजत दीजिएगा सर। यही गिला होता था हुकूमत से मिलते हैं, ठीक है मिल लेंगे, देख लेंगे इनका इख्तियार, लेकिन इख्तियार मीन्स के जब आपको फीडबैक आती है तो वो फीडबैक आप सुनते हैं। ये 2 मिनट मुझे सिर्फ दे दें, फिर आप आगे जाएं। राणा साहब जी, मैं आती हूँ आपकी तरफ, मैं दोबारा आती हूँ आपकी तरफ। राणा साहब ये फरमाइएगा सर, बानी पीटीआई ने आज एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया है इस हवाले से। कह रहे हैं कि जब तक अफगानिस्तान हुकूमत साथ ना दे ये ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ ऑपरेशन शुरू होगा और दहशतगर्द भागकर अफगानिस्तान चले जाएंगे। हमने देखा है वजीर दिफा ऐसा बयान देते हैं जिससे बात बनते बनते बिगड़ती है सर। नहीं, ऐसा नहीं है। हम अफगान हुकूमत के साथ राब्ते में हैं, जो तालिबान हुकूमत वहाँ मौजूद है, और वो बिल्कुल पाकिस्तान का साथ देना चाहते हैं। और देखें, इस ऑपरेशन की जो एक मेन बात है, अभी पाकिस्तान में कोई नो गो एरियाज़ नहीं है उस तरीके से कि यहाँ आपको जो है लोगों को डिस्प्लेस करना पड़े और फिर वहाँ ऑपरेशन करना पड़े। ये ऑपरेशन वैसे भी डिप्लोमेसी बेस्ड ऑपरेशन ज़्यादा है, इसमें नॉन काइनेटिक ज़्यादा है, काइनेटिक इसमें कम है। और इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कह चुके हैं कि इसके अंदर डिप्लोमेसी, वो चाहे अफगान हुकूमत हो चाहे वो ईरानियन हुकूमत हो, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के साथ है। हम नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो साथ है या साथ नहीं है। हम तालिबान हुकूमत के साथ राब्ते में है और हमने उनको बड़ी शदीद मज़म्मत की है कि जब उनकी ज़मीन सरज़मीन इस्तेमाल होती है पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए, तो इस चीज़ का उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान का साथ देंगे। और हम भी उनको बार बार याद दहानी दिलाते रहते हैं कि उनको अपनी सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के लिए नहीं इस्तेमाल करने देनी चाहिए। तो हम उधर भी राब्ते में, हम ईरान के साथ भी राब्ते में, क्योंकि वहाँ भी जो है तो इसमें डिप्लोमेसी की ज़रूरत है, वो हम कर रहे हैं। हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री, हमारी अफवाज, हमारी फ़ॉरेन ऑफिस, तीनों जो हैं मुख्तलिफ वक्तों में इनके वक्फ जाते रहे और वो कंटिन्यूसली राब्ते में हैं दोनों हुकूमतों के साथ इसी सिलसिले में। सर, इमरान खान नारवा सलूक के खिलाफ भूख हड़ताल की धमकी दे रहे हैं। राना एहसान अफजल साहब, हुकूमत क्या करेगी? जो भी उनके गिले शिकवे हैं उसे दूर करेंगे? मिल रही है, वो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। आपने सबने देख भी लिया कि 1 सेल के बजाय 2 या 3 सेल की स्पेस भी उनके पास अवेलेबल है। तो कौन सा सलूक ऐसा उनके साथ किया जा रहा है जो पाकिस्तान जेल मैनुअल के ख़िलाफ़ है, या जो प्रिजन रूल्स हैं उनको वायलेट किया जा रहा है, वो बता दें। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा, खुली ओपन ऑफर दी। यानी आप कह रहे हैं कि अगर भूख हड़ताल कर लें तो इससे हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी नज़र में तमाम फैसिलिटीज़ जो उनको मिलनी चाहिए वो उनको अवेलेबल है, तो इसलिए फिर आपको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक। मंदुखैल साहब, अगर इमरान खान साहब जो ये दावा करें, सर आती हूँ ना जी, अगर उन्होंने डाइटिंग पे जाना है तो उनका अपना ये मसला है। हम खैर अगर कोई उनको कोई इशू है, प्रॉब्लम है, कोई वायलेशन की है कानून की, तो बिल्कुल फिर जो जेल सुपरिटेंडेंट है और जेल है वो जिम्मेदार है। सही। मंदुखैल साहब, अगर ये जो धमकी दे रहे हैं खान साहब, अगर इस पर अमल दरामद होता है तो आपको लगता है इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? और क्या इन हालात में सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई किरदार अदा करने की कोशिश करेगी? देखिए, पीपल्स पार्टी तो पहले से किरदार अदा करते हुए आ रही है और ऑफ़र बार बार कर रहा है। आसिफ अली जरदारी साहब ने जॉइंट सेशन से खिताब में भी ये बात की है, बिलावल साहब बार बार ये करते हैं। अब एक शख्स में ना मानने वाली ज़िद पे अगर अटका हुआ है तो उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। और बाकी ये कि जो भूख हड़ताल की है, मैं 10 साल जेल रिफॉर्म्स कमेटी का हिस्सा रहा हूँ गवर्नर सिंध के साथ। जेल मैनुअल के मुताबिक जो इमरान खान साहब 2 पाकिस्तानी 1 पाकिस्तान की बात कर रहे थे,
तो वो तो ख़ुद उसने अपने इस जेल की एक्सरसाइज और ये ड्राई फ्रूट और ये वर्जिश की मशीन और ये कूलर और ये टीवी से तो साबित कर दिए कि यहाँ तो दो नहीं पता नहीं कितने पाकिस्तान है। इस वजह से आम कैदियों को ये सहूलियत क्यों हासिल नहीं है जो इमरान खान साहब को हासिल है। और इसके बावजूद अगर वो भूख हड़ताल करना चाहता है तो वो एक सियासी उनका एक ट्रिक है, ज़रूर वो इस्तेमाल करे। और मैं नहीं समझता हूँ कि जितने फैसिलिटीज़ उनको दी है और वहाँ उनके केसेस नहीं चल रहे हैं, उनकी वकला की नाइली है, मैं बार बार कहता हूँ। और कानून बड़ा वाज़ेह है, 1997 का ATC जो एक्ट है उसमें ये कहा गया है, पढ़ ले तैमूर झगड़ा साहब भी और राना साहब भी, उसमें लिखा है कि 1 हफ्ते के अंदर मुकदमे का डिस्पोजल होगा। तो एक हफ्ते की बजाय 1 साल हो गए। और अभी 2 दिन पहले भी आपने देखा कि रावलपिंडी की एक अदालत ने बाकायदा इनकी वकला को ये बोला कि अगली तारीख में अगर मुलजिमान नहीं आए तो हम शोकाज देंगे वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब ये है कि क्लियर कट जो है ना वो इनकी वकला उसको लेगर ऑन कर रहा है, जिसमें इनके जो साबिक अरकान भी मुख्तलिफ मीडिया पे आके इस बात पे उनके ऊपर जो कीचड़ उछाल रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इस हवाले से कोई मुझे नहीं समझता है कि कोई जवाब बनता है। सर, इस मामले पर तो पार्टी के अपने अंदर ही रफ्त चल रही है, जिसकी वजह से खान साहब ने लोगों को बुलाया भी, फिर उसके बाद मुलाकात भी नहीं हुई और फिर सारे के सारे वो वापस आ गए। तैमूर साहब इस मामले को ज़्यादा बेहतर तरीके से एलैबोरेट कर सकेंगे। तैमूर साहब, क्या वजह बनी आखिर, किस नारवा सलूक की खान साहब क्या हुआ है उनके साथ कि अचानक से ये भूख हड़ताल की धमकी दे रहे हैं? अचानक नारवा सलूक 10 अप्रैल 2022 से जो केसेस बने, जो पहले उनके घर पे हमले होते थे, जो इस तरीके से उनको जेल में डाला गया, जिसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसके बाद दोबारा से PTI के तकरीबन 10,000 वर्कर्स को डाला गया। चले मेरी बात ना माने, PTI में भी किसी की बात ना माने, यूनाइटेड नेशंस वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्ररी डिसीजन, भूख हड़ताल की वजूहत ये है जो आप जी, और फिर उसके बाद ये है जो आप बता रहे हैं। हाँ, मैं आप यही बता रहा हूं, जब UN की जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो कि इस टाइप के पॉलिटिकल अरेस्ट को देखती है, वो अपने रिपोर्ट में कह रहे कि उनके साथ ज्यादती हो रही है एंड दिस शुड बी इमीडिएटली करेक्टेड, और उसके बाद UN सेक्रेटरी जनरल की जो स्पोक्स पर्सन है वो उस पर बात कर लेते हैं। मुझे तो हैरत है कि यहाँ पे मीडिया ये बातें उठाती ही नहीं है कि हम पाकिस्तान का मजाक किस तरीके से उठा रहे। ये जब तारीख में सारा कुछ लिखा जाएगा। आप मुझे ये तो क्लियर कर दें तैमूर साहब कि भूख हड़ताल की वजूहात ये है जो आप बता रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। इमरान खान को जो है वो लेजिटिमेटली मेरे ख्याल में जेल में डाला गया है। उनको जो 5 स्टार फैसिलिटीज दी गई है वो कॉन्टिनेंटल होटल से कम नहीं। मतलब उनकी जो केसेस हैं वो उनकी वकील का कसूर है, ये कसूर किसी जज का नहीं है कि वो फैसला सुनने के बजाय कहते हैं कि मैं फैसला नहीं सुनाता, या जिस दिन उनका कोई और फैसला सुनाया जाना होता है तो हमें 26 साल बाद जो है वो 28 मई को रीजंस बता दें। चीज गलत नहीं हो रही उनके साथ। मुझे क्विकली ब्रेक लेना है, ब्रेक लेकर वापस करती हूँ। आपसे तीनों मेहमान साथी मौजूद हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे मौजूद मेहमानों में राना एहसान अफजल साहब, कादिर मंदोखेल साहब और तैमूर झगड़ा साहब साथ मौजूद हैं। तैमूर साहब, ब्रेक से पहले बात हो रही थी इमरान खान साहब ने जो भूख हड़ताल करने की बात की है, तो सर मैं आपसे ये पूछ रही थी कि रीज़न क्या है इसके पीछे? क्या इमरान खान साहब समझते हैं कि गैर कानूनी तौर पर उन्हें हिरासत पर रखा हुआ है, इस वजह से वो भूख हड़ताल कर रहे हैं, या वो समझते हैं कि उनको जो जेल में सहूलियात मिली हुई हैं वो नाकाफ़ी सहूलियात हैं, इस वजह से वो भूख हड़ताल कर रहे हैं? वजह क्या है इसके पीछे? मैं तो आपको पहले से कह दिया, इमरान खान नहीं समझते उनको गैर कानूनी तौर पे अरेस्ट किया गया। अभी तो UN का वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्ररी डिटेंशन ये समझता है, लिख भी दिया। UN सेक्रेटरी बात हो गई है। मैं ये पूछ रही हूँ कि उनका क्या मौकफ है, आपका क्या मौकफ है, किस वजह से भूख हड़ताल की तरफ जाना चाह रहे हैं? कोई एक बात तो बताए ना। बंदा आगे समझता है। फिर उसके बाद जो है वो आप ये देख लें, उन्होंने ये कह दिया कि जेल में जो है वो ऑब्जर्वेशन जो हो रही है जिस तरीके से, जब उनको किसी के साथ तैमूर साहब डेड एंड क्या है इसका? क्या जब तक हिरासत से बाहर नहीं आएंगे तब तक भूख हड़ताल होगी, या जब तक सहूलियात नहीं मिलेंगी तब तक भूख हड़ताल होगी? सर वजह क्या है? मैं ये पूछ रही हूं। एक और सवाल करता हूं
कि कब तक आप इमरान खान को अंदर रखेंगे। 2 साल में तो लोग इमरान खान से नहीं गए। ये आपने देख लिया, आज यूके में भी इलेक्शंस हो रहे थे, आरओ जो है वो दोनों कैंडिडेट्स के सामने खड़ा था और रिजल्ट मैंने तो नहीं देखा कि ऋषि सुनाक ने जो है वो इलेक्शन कमीशन को फोन किया हो कि ये रिजल्ट मेरे 100 वोट के साथ एक एक लगा दो, क्योंकि बड़ी बेइज्जती है, 400 के बजाय हमारी 100 सीटें आ रही हैं। मेरे ख्याल में कोई जजेस पे भी प्रेशर नहीं डालेगा, उनके घरों में वीडियो कैमरे भी नहीं लगाएगा। क्या हमने बना दिया है इस मुल्क का, और पूछताछ हमसे होती है। ठीक ठीक सर, राणा साहब, ये कल पीटीआई ने इस्लामाबाद में जलसा करना था सर, अदालत से इजाज़त ली, फिर इंतज़ामिया ने उन्हें क्लियरेंस भी दी, अचानक से वो इजाज़त भी वापस ले ली सर, क्या वजह बनी इसकी? देखिए, ये तो इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया है उनसे पूछना पड़ेगा कि क्या कोई सिक्योरिटी की वजह थी या कोई और वजह थी। इसकी मेरे पास हाजिर इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन अदालत के थ्रू बिल्कुल उनको परमिशन मिली थी। सिक्योरिटी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मुझे डिटेल नहीं पता। अच्छा, इसके साथ साथ 12 जुलाई को इतनी सिक्योरिटी इश्यूज है सर, 12 जुलाई से इस्लामाबाद में जमाते इस्लामी धरना देने जा रही है, तो क्या उन्हें बैठने की इजाज़त देंगे? देखें, एक तो मुहर्रम भी स्टार्ट हो रहे हैं और मुहर्रम में हमेशा सिक्योरिटी हाई अलर्ट होती है, और अभी से ही मैं यानी कि जितनी भी पुलिस फोर्सेस होती हैं वो सिक्योरिटी के बंदोबस्त पे लग जाती हैं, क्योंकि ये सेंसिटिव टाइम पीरियड होता है कि जहाँ कोई ना कोई किसी ना किसी किस्म का अनरेस्ट ना क्रिएट हो जाए या कोई धमाका या कोई टेररिस्ट इंसिडेंट ना हो जाए। तो मेरे ख्याल से यही वजूहात बन सकती है, इसके अलावा तो और कोई मुझे वजह समझ नहीं आती कि सर अभी जो इत्तलात आ रही है ना मेरे पास, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो इस वक्त उमर अयूब साहब जिस जगह जलसा मुनक्किद होना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उस जगह का मुआयना कर रहे हैं। तो गालिबन ये ख़बर शायद एग्जिस्ट नहीं करती है कि इजाज़त नहीं है उनको, वो अभी मज़ीद पता चल जाएगा। आप हुकूमत के पास अगर इसकी कंफर्म इत्तलात नहीं है तो हमारे पास भी पहुंचने में शायद थोड़ा टाइम लगे। मंदुकील साहब, सर ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों की तरफ से तो बजट के ऊपर बड़ा एहतजाज किया गया, आप सब मिलकर महंगाई ख़त्म करने के लिए आए थे। मुझे याद है वो जो PDM की हुकूमत बनी थी उससे पहले महंगाई मुकाम मार्च था मरियम नवाज साहिबा का, आपका भी काफ़िला निकला था इसी वजह से। बिजली आपने हीरो की कीमतों जितनी कर दी है, दूध कई ममालिक से महंगा कर दिया है, सैलरी क्लास के लिए सर सिवाय बद्दुआएं देने के लिए कुछ छोड़ा तो नहीं गया है अभी? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रही है कि बिल्कुल बजट में ख़ास तौर पे बिजली के जो 65 रुपये बता रहे हैं। आज वज़ीर बिजली जो है ना वो किसी चैनल पे मैं देख रहा था, भाषण दे रहा था, और कि जनवरी से वापस कम हो जाएंगे। तो आप मुझे बता दो, एक तो बिजली नहीं है, ऊपर से इतनी महंगाई। और मैं आपको अपने हल्के कराची यानी पाकिस्तान का मेट्रोपॉलिटन सिटी की बल्दिया की बात कर रहा हूँ। 14-14, 16-16 घंटे आज भी लोड शेडिंग है, और लोड शेडिंग भी किस वक्त है, दिन भर तो हो रहा है, रात 2 बजे से 4:30 बजे तक सुबह। अब आप मुझे बता दो, गरीब आबादी है, मजदूर कार तबका है, रात को सोने के लिए घर आता है तो क्या सोएंगे 2:30 बजे से 4:30 बजे। और सुबह का भी यही सूरत हाल है, और गैस का भी यही सूरत हाल है, गैस की वो भी लोड शेडिंग चल रही है। तो मैं ये समझ रहा हूँ जो बात आप हमारी तरफ इशारा आपका है, बिल्कुल हम ना तो हमारे साथ कोई उन्होंने मशावरत की है, ये बात तो बिलावल साहब ने हर फोरम पे कही है। गो कि मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग शरारत के तौर पे आ जाते हैं और कीचड़ उछाल देते हैं, और फिर वही वज़ीर-ए-आज़म साहब दोबारा बुलाते हैं कि जी बिल्कुल आपके साथ बात करेंगे। तो कुछ वादे, कुछ यकीन दयानी, ये सारी चीज़ें हो के हमने बजट को सपोर्ट किए है। सर ये कितनी अच्छी बात है, सर ये कितनी अच्छी बात है कि आपको आवाम के गम का इदराक है। आपको मालूम है कि जिस तरह का बजट आया है उसके बाद जो महंगाई हुई है और ख़ास तौर पे बिजली के नरखों में जिस तरह का इजाफा हुआ है, आवाम को कितना कुछ भुगतना पड़ेगा, स्पेशली अब जब ये जुलाई का बिल आएगा। लेकिन उसके बावजूद भी बजट पे पहले आप लोग तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं और उसके बाद जब बजट में साथ देते हैं हुकूमत का तो अपनी की हुई तरामीम को पास करवा लेते हैं, और जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके मराहत में इजाफे को आप पास करा लेते हैं। उसमें भी तो आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं किया ना सर, आपने भी। आप मुझे बताओ, जो बजट तो गुजर गए, चलो हमने अच्छा किया बुरा किया, ये आप अपनी सोच से देख ले इसको,
लेकिन ये जो कल काबीना ने जो 7 रुपये ये बिजली जो बुनियादी टैरिफ में उसमें महंगा कर दिए, क्या ये भी बजट में बताया गया? क्या ये भी हमारे साथ मुलाकातों में बताया गया? और ये सारी चीज़ें तो अब वो हार रही है ना, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें। आज भी बिलावल साहब ने ये बात कही है कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये सारी चीज़ों का। और फिर दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, हम तो बार बार चीख के बोल रहे हैं कि 18वीं तरमीम के ज़रिए 16-17 वजारतें हैं उसको कम करे, उनको सुबह के हवाले कर दे, उनके जो स्टाफ है वो सुबह उनको हवाले कर दे ताकि ये बोझ न रहे वफाक में। दूसरी तरफ आपने PWD के 8000 मुलाजमीन जहाँ वो बाकायदा पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए इनके अफसरान अपॉइंट हुए हैं, चाहे 17 ग्रेड हो 22 ग्रेड हो, वो सारे। और अभी पीर के दिन वो इस्लामाबाद में एहतजाज करे, यानी पहली मरतबा में देख रहा हूँ कि 22 ग्रेड के अफसरान हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करने जा रहा है इस्लामाबाद में परसों पीर तारीख को। तो ये क्या है? आपने एक ज़रा से एक बात कर दी है कि ये अदारा करप्ट है। अच्छा, अगर ये अदारा करप्ट है तो आपने इनके खिलाफ, जो अफसरान के खिलाफ आपने नेब में केसेस क्यों नहीं भेजे, एंटी करप्शन क्यों नहीं है? यानी आपकी ये अल्फाज से कह के और 8000 घरानों का आप चूल्हा बुझाने का जो आप इक़दाम कर रहे हैं, तो ये आपकी जो है ना वो कफ़ायतशारी है, ये आपका जो बजट का ऊपर कम करने के इक़दाम है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अल्लाह न के करे कि ये मज़ीद सूरत हाल बदतर हो, ये पता नहीं क्या करने कौन से इनको। या मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ कि PWD के खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। जजेस कॉलोनी सारे के सारे PWD की मलकियत है। आपकी कसरे-नास कराची में या बड़े बड़े जो जगह है, आप ही के इत्तेहाद के साथ हुकूमत बनी हुई है। होटल है, ये ज़मीन जो है ना वो आपका पॉइंट आ गया। मुझे ज़रा इजाज़त दीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें, ये मुझे इजाज़त दीजिएगा सर आगे बढ़ने का। तैमूर साहब, अभी ये इत्तलात आ गई है, हड़प करने कौन जा रहा है? क्या आपने अच्छा, फिर जो ऑनगोइंग स्कीम चल रही है, गवर्नमेंट के डेवलपमेंट चल रही है, वो अब किसके हवाले करेंगे, कौन से अदारे से कराएंगे? तो मैं समझ रहा हूँ इस तरह की जो पता नहीं कौन मशवरा देते हैं उनको एक जुमला के बजट हमने IMF के मशवरे से किया है, तो ये से तो आप जान ही छोड़ा सकते हैं यकीनन। फिर ये सारी चीजें इत्तेहादी आप ही कहना, आपके इत्तेहाद की बदौलत ही हुकूमत में बैठे हुए हैं। सर सवाल करें, अपने इत्तेहादियों से पूछें सर। बिल्कुल ठीक तैमूर साहब, सर मुझे इजाजत दीजिएगा। तैमूर साहब, अभी इत्तलात आ गई हैं NOC के हवाले से कि NOC मुअत्तल हो गई है। सर मुझे इजाजत दीजिएगा, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, मैंने बाकी बातें भी आप लोगों से करनी है। तैमूर साहब, NOC मुअत्तल हो गया है आपका, अभी उमर अयूब साहब वहां पर पहुंचे हुए जलसागाह का मुआयना कर रहे हैं। अब आप लोग क्या करेंगे सर? क्या इजाजत मंसूख होने के बाद भी जलसा करेंगे? मेरे ख्याल में कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और जो आपने कुछ टाइम पहले सवाल किया था कि हम कहते हैं कि इनके पास इख्तियार नहीं है, क्या इख्तियार है इनके पास? राना एहसान कह रहे हैं इस्लामाबाद की इंतजामिया से पूछे। मुझे ये बताएं कि जब से PTI ने जलसे करने शुरू किए, कोई एक दिन ऐसे नहीं रहा कि PTI पंजाब या इस्लामाबाद में जलसा कर रही थी और सिक्योरिटी की सिचुएशन नहीं थी। और PMLN, जमात इस्लामी, JUI जो भी करता है तो अगर सिक्योरिटी के सारे इश्यूज पंजाब में ही है तो ये ऑपरेशन पंजाब और इस्लामाबाद में हो जाए ना, ठीक है। तो फिलहाल तो जलसा जो है वो बिल्कुल चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आपने यही कहा हमने बजट में देख लिया। वैसे मुझे बड़ा अफसोस है कि पीपल्स पार्टी ने जो सपोज्ड हैंड ब्रेक लगाया था बजट पे, जब उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया तो उसके बाद 10% सरचार्ज तनख्वाहों पे, 200 अरब के नए टैक्सेस, और जैसे ही बजट इन ऑपरेशन आया जो ये कह रहे हैं कि हम महंगाई कम कर रहे हैं, 2 साल में 66% महंगाई ज्यादा हुई है। और ये जो अभी दूध के रेट ज्यादा हुए हैं, आज ब्लूमबर्ग में लिखा था कि पाकिस्तान में पेरिस और दुबई से दूध ज्यादा महंगा हो गया। मतलब हम माशाल्लाह अभी टैक्स अच्छा है कि स्कैंडिनेविया यानी फिनलैंड और नॉर्वे जितना हम टैक्स देंगे, पेरिस से ज्यादा महंगा दूध खरीदेंगे। जो हमारी सर्विसेज होंगी वो सब साधारण अफ्रीका, गाना शाना जैसे मुल्क जैसे होगी। और जो हमें मैंने एग्जैक्टली जो आप बात कर रहे हैं मैंने आगाज में बताया ये। मुझे ये बता दीजिए, जलसे के हवाले से बता दीजिए, मैंने अगले सेगमेंट पे जाना है आपके साथ ही। जो मेरी अभी उमर अयूब साहब कह रहे हैं जलसा वो करेंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर शेर अफजल मरवत साहब आपके सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, मुल्क से बाहर हैं, और आज जो उनका स्टेटमेंट आया वो तो अपने स्टेटमेंट में खान साहब को धमकी लगा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब की वापसी के हवाले से कह रहे हैं कि अगर ये उनको वापस लिया गया तो वो इसकी मुखालिफत करेंगे। और वो क्या पार्टी इसकी मुखालिफत करेगी, बल्कि वो तो यहाँ तक कहते हैं कि बानी
आपको लगता है इमरान खान साहब ने उनसे बात की और उनको कहा कि फवाद चौधरी जनरल बाजवा के बनते थे और अदम एतमाद पर वो टो कर रहे थे? मैंने नहीं पढ़ी स्टेटमेंट। मैं अपने सारे कॉलीग्स को भी ये कहूंगा और पब्लिक को भी ये कहूंगा, फिलहाल जो चीज पीटीआई को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी वो है इन फाइटिंग। तो बहुत से लोगों के गिले शिकवे बहुत जेन्युइन होंगे, लेकिन ये इन फाइटिंग का वक्त नहीं। सही। तो सर चीफ जस्टिस के ऊपर अदम एतमाद करके क्या हासिल कर लेंगे आप लोग? ये मुझे नहीं पता, बट विद ड्यू अपॉलजीज एंड विद द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 44-45 साल बाद जुल्फिकार अली भुट्टो का डिसीजन जो है वो ठीक किया, जो इलेक्शन में हुआ है, मेरी बात ना सुने, जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने पीटीआई की बड़ी तनकीद की है, असद तूर है, हसनात मलिक है, जो सुप्रीम कोर्ट पे एक जो है वो बड़ी डीप व्यू रखते हैं, उनकी बात सुन ले कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। सर ये हुकूमत को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेख वकास अकरम के नाम पर एतराज़ है, उनकी ख्वाहिश है कि 3 नाम भेजे जाएं, भेजेंगे आप लोग? मेरी तजवीज़ नहीं हो, क्योंकि ये ट्रेडिशन है नहीं। देखिए, आप ये नहीं कह सकते हम डायलॉग करना चाहते हैं, हमारे दरवाजे खुले, और हर जगह इन्होंने जो है वो एक्चुअल जो इनके एक्शंस रहे हैं वो सिर्फ दोगलापन दिखा रहे हैं। आपका काम नहीं है, एक ट्रेडिशन है, ऑपोजिशन को जो है ये पोजीशन मिलती है। पहले ये मैं मानता हूँ हमारे अंदर पहले जो है वो कंट्रोवर्सी थी, पहले तो जब लोगों को मिल रहा था, बल्कि हमारी पार्टी में सर आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी। सर बात दुरुस्त कर रहे हैं, ये ऑपोजिशन का इस्तेहकाक है राना साहब, तो आप लोगों को किस बात पे एतराज है, उनके नाम पर क्यों एतराज है? नहीं, हमें तो कोई क्या पीटीआई के नाम पे एतराज है हमें? जी, शेख वकास अकरम के नाम पर एतराज है ना, तभी आप लोगों ने 3 नाम मांगे। नहीं देखें, वो तो ये हमारी इट इज़ गवर्नमेंट का प्रोगेटिव है। एक ट्रेडिशन चलता आता है कि ऑपोजिशन का जो है वो ऑपोजिशन से जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनता है। बहरहाल यहाँ जिस तरह की पोलराइज्ड माहौल है उसके अंदर हमने डिमांड की है कि ऐसे वो 3 नाम दे दें, उसमें से हम एक चूज़ कर लेंगे, तो इसमें इनको क्या कबाहत है, ये 3 नाम दे दें। सर वकास अकरम पे क्या इतराज है? इसमें क्या होगा कि अगर ये 3 नाम देंगे तो क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? सर जो उन्होंने नाम दे दिया उस पे क्या इतराज है? नहीं देखें, बात ये है कि अगर हमें वो नाम नहीं काबिल कबूल, तो हम इनको कह रहे हैं आप 2 और नाम दे दें, उसमें से हम एक चूज कर लेंगे, वो होगा तो पीटीआई का ही होगा ना। देखिए वजह यही है कि ये हमारा प्रोगेटिव है, ये कोई रूल नहीं है कि ऑपोजिशन से जो है वो बनना है जो चेयरपर्सन है। तो अगर हम बना रहे हैं तो उसके अंदर हम डिमांड कर रहे हैं कि ये 3 नाम दे दें, उसमें से हम एक पिक कर लेंगे। सर एहसान तो कोई नहीं होगा ना, बना रहे हैं तो वो तो ऑपोजिशन का इस्तेहकाक है, इस वजह से उनकी तरफ से नाम आ रहा है। लेकिन हुकूमत का ये कहना है कादिर मंदोखेल साहब कि इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से जी अब ये भी ऑपोजिशन का इस्तेहकाक, देखें ये तो एक जमहूरियत का इस्तेहकाक है कि गवर्नमेंट और ऑपोजिशन मिल बैठ के आगे बढ़े, लेकिन जो सियासी जो जिस तरह की पोलराइजेशन की है वो भी तो पीटीआई ने की हुई है ना। तो उसके जवाब में हम कह रहे हैं कि 3 नाम दे दें, खत्म हो रहा है। मुझे इस पे मौकफ लेने दें जरा मंदोखेल साहब से। मंदोखेल साहब, हुकूमत कह रही है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से पीएसी के लिए मजीद नाम ना आने पर नून लीग हुकूमती इत्तेहाद से मुशावरत करेगी। तो पीपल्स पार्टी को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ओहदे की पेशकश होती है, तो क्या फिर आप लोग कबूल करेंगे इसे? नहीं, वो इस तरह आप कसौटी ना खेलें कि अगर वो नहीं करते तो फिर आप क्या कह देंगे। और जो राना साहब बता रहे थे शायद पूरे तफसील से नहीं बता सके, ये कोई असम्बली का कोई रूल्स नहीं है कि खामखा पोजीशन करते, एक रिवाज बनता रहे, लेकिन वो रिवाज भी पीटीआई ने तोड़ा। ये भी राना साहब भूल गए माजरत के साथ
कि जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे तो शहबाज शरीफ साहब को कमेटी नहीं दे रहे थे, और पता नहीं क्या किस नाम से वो पुकार रहे थे कि ये तो अपनी चोरी कैसे पकड़ेंगे, ये तो उनकी अपनी व्यूज़ है अपना झगड़ा साहब की हुकूमत का। तो ये कोई रूल्स नहीं है, न असम्बली का कोई कानून है, दे दिए नहीं दिए इसमें कोई नहीं है। लेकिन मैं समझ रहा हूँ हुकूमत को चाहिए कि वो कमेटी के अंदर जो ना वो वोटिंग करा देते, चाहे वो अपोजिशन की तरफ जाए या किसी भी पार्टी की तरफ जाए, या वो नूर आलम खान साहब की तरफ जाए जो पहले मेंबर थे। तो ये ज्यादा बेहतर रास्ता है। नहीं, किसी को भी दे दें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तीनों मेहमान प्रोग्राम में मेरे साथ हम कोई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, किसी को भी दे दें, आपके लिए काबिल कबूल होगा। बहुत शुक्रिया, तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद थे। हम गुफ्तगू हो रही थी प्रोग्राम के आखिर में। नाज़रीन, बात करेंगे 2024 आधी दुनिया में ये इलेक्शन का साल है। अरबों पर मुश्तमिल दुनिया की आधी आबादी अपने नुमाइंदे मुंतखब कर रही है, और आधा साल गुजरने के दौरान मशरक़ से लेकर मगरिब तक दुनिया में कई बड़े इलेक्शंस निमट चुके हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, रूस, यूरोपीय यूनियन में तो हुकूमतें भी तश्कील पा गई हैं, जबकि साल का आखिरी बड़ा इलेक्शन नवंबर में अमेरिका में होगा। फिलहाल हाल की बात करती हूँ तो फ्रांस, बरतानिया और ईरान इनसे गुजरते हुए अगले मरहले की तैयारी कर रहे हैं। कल बरतानिया में होने वाले इंतखाबात बड़ा सरप्राइज साबित हुए हैं, जहाँ कंजर्वेटिव पार्टी के इक़्तिदार का सूरज गुरूब हो गया और 14 साल बाद लेबर पार्टी की हुकूमत में वापसी हुई है। लेबर पार्टी के केयर स्टार्मर वज़ीर आज़म बन गए हैं। वहीं कंजर्वेटिव पार्टी के ऋषि सुनक अपनी शिकस्त कबूल करते हुए वज़ारत उज़्मा से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। लेबर पार्टी को सरप्राइज़ फतह मिली है। नए बरतानवी वज़ीर आज़म ने अपने पहले खिताब में सुबुकदोश होने वाले वज़ीर आज़म ऋषि सुनक को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि वो हमारे मुल्क की पहले बरतानवी एशियाई वज़ीर आज़म थे। उनके अज़्म और काविशों को तस्लीम करते हैं। साथ ही नौ मुंतखब वज़ीर आज़म ने तब्दीली के आज़म का इजहार करते हुए कहा कि तब्दीली एक बटन दबाने से नहीं आ जाती, तब्दीली वक्त लेती है। वो इस पर जल्द काम शुरू करेंगे। इन इंतखाबात में दीगर कुछ हलकों में भी गैर मुतवक्के नताइज सामने आए हैं। आज से पहले मुसलसल 7 इलेक्शंस हारने वाले रिफॉर्म यूके पार्टी के सरबराह नाइजल फरज 8वीं कोशिश में कामयाब होकर पार्लियामेंट पहुँच गए हैं। वो अकेले ही नहीं जीते, उनकी जमात के दीगर 4 साथी भी पार्लियामेंटेरियन बन गए हैं। बरतानवी इलेक्शंस का अहम पहलू गाज़ा भी रहा है। इन इलेक्शंस में गाज़ा की पुकार मुसलसल गूंजती रही है। कई आज़ाद और मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवारों ने दीगर अवामी मसाइल के साथ साथ इलेक्शन मुहिम में गाज़ा पर भी आवाज़ बुलंद की है और इलेक्शन में रिवायती उम्मीदवारों को शिकस्त दे दी है। लेबर पार्टी के साबिक़ सरबराह और फ़लस्तीन के हामी जेरमी कॉर्बन ने आज़ाद हैसियत में अपनी ही साबिक़ा जमात को शिकस्त दे डाली है। लेस्टर साउथ से 13 सालों से जीतने वाले लेबर पार्टी के उम्मीदवार जोनाथन फ़लस्तीन की हिमायत में मुहिम चलाने वाले शौकत आदम से शिकस्त खा गए। बरतानवी मीडिया बता रहा है कि लेबर पार्टी हुकूमत में आने की पोजीशन के बावजूद मुसलमान अक्सरियत वाले इलाकों में कारकर्दगी ख़राब रही है। लेबर पार्टी को मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में 5 नशिस्तों पर शिकस्त हुई है। उनमें 4 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवारों और 1 पर कंजर्वेटिव पार्टी ने हासिल की है 1 नशिस्त। इन इलेक्शंस में पाकिस्तानी निजात ख़वातीन भी पार्लियामेंट में पहुंचने में कामयाब रही हैं, जिनमें पाकिस्तानी निजात शबाना महमूद, जहरा सुल्ताना, रोज़ीना खान, नाज शाह, यास्मीन कुरैशी और नुशाबा खान शामिल हैं। बरतानिया के बाद आज ईरान में सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए वोटिंग हुई है, जहाँ डॉक्टर मसूद और डॉक्टर जलीली के दरमियान मुकाबला हुआ है। यहाँ आपको याद दिला दें कि 28 जून को इलेक्शन के पहले राउंड में कोई भी उम्मीदवार 50% से ज़ायद वोट हासिल नहीं कर सका था, जिसकी वजह से इब्तदाई 2 नंबर्स पर आने वाले उम्मीदवारों के दरमियान दोबारा मुकाबला हो रहा है। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।